हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चाइना पाकिस्तान से एक साथ निपटने की तैयारी में हमारा भारत सेना अब इन दोनों देशों से निपटने के लिए करने जा रही है ये बड़ा काम। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है, ये बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे आपको जहां पर सैन्य ठिकानों पर ईरानी हमले के अलर्ट से एक्शन में आ गया है अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, जिसको लेकर परमाणु बॉम्बर को तैनात कर दिया गया है। बड़ी खबर ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर रडार से बच सकने वाले युद्ध पोत का जलावतरण करेगी हमारी भारतीय सेना आज। ये भी बड़ी खबर है दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहां पर जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ चल रहे मुठभेड़ में किस तरह की स्थिति बनी हुई है दोस्तों, इसकी भी मुआयना करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर तुर्की के राष्ट्रपति अपने ही देश के लोगों से भड़क गए दोस्तों, क्या कारण है ये भी क्लियर करेंगे आज। साथ ही आपको बताएंगे जहां ये बड़ी खबर है कि ट्रंप के समर्थक ने दोबारा से रैली शुरू कर दी है दोस्तों, जिसमें बड़ी झड़प देखी गई है। इसको लेकर ये बड़ी खबर आ रही है, इस खबर की भी डिटेल में चलेंगे दोस्तों। साथ ही जो लोग घर बैठे हुए हैं और बेरोजगार है, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों, नौकरी से जुड़ी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है और भारतीय सेना है तो भारत सुरक्षित है, इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो ऐसे में दोस्तों, बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव हो गए दोस्तों, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि मेरी तबीयत ठीक है, मैं होम आइसोलेशन में रहूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर थी। ऐसे में उनकी अच्छी हेल्थ की कामना करने के लिए आप भी कमेंट सेक्शन में गेट वेल सून जेपी नड्डा जी जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपके कमेंट्स अगर उनके तक पहुंचे तो उनका मनोबल बढ़े। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब चलते हैं पहली और सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां पर चाइना पाकिस्तान से एक साथ निपटने की है तैयारी। सेना अब 10 नहीं 15 दिनों के लिए कर सकेगी हथियारों का स्टॉक। जी हाँ दोस्तों, बता दें भारत और चाइना के बीच मई की शुरुआत से पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर तनाव जारी है। इसी बीच भारत ने सुरक्षा बलों को 15 दिनों के गहन युद्ध के लिए हथियारों और गोला बारूद को स्टॉक यानी भंडार करने के लिए अधिकृत करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जी हाँ दोस्तों, माना यह जा रहा है कि सुरक्षा बल पूर्वी लद्दाख में चाइना के साथ जारी तकरार के मद्देनजर बढ़ाई गई भंडारण आवश्यकताओं और आपातकालीन वित्तीय शक्तियों का उपयोग करते हुए स्थानीय और विदेशी स्रोतों से उपकरण और गोला बारूद के अधिग्रहण के लिए 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च कर सकेंगे। आपको बता दें पहले सुरक्षा बल केवल 10 दिनों के लिए हथियार और गोला बारूद का भंडारण कर सकते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 दिन कर दिया गया है दोस्तों, ताकि उन्हें चाइना और पाकिस्तान के साथ होने वाले 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार किया जा सके। सूत्रों का कहना है कि टैंक और तोप खाने के लिए बड़ी संख्या में मिसाइलों और गोला बारूद को संतोषजनक मात्रा में जमीन से लड़ने वाले सैनिकों के लिए इकट्ठा कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर मानी जा रही है। और खबर की अगर बात करें तो सैन्य ठिकानों पर ईरानी हमले के अलर्ट से एक्शन में आ गया है अमेरिका। तैनात किया गया है B-52 परमाणु बॉम्बर। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको अमेरिका मध्य पूर्व में स्थित अपने सैन्य ठिकानों पर हमले की खुफिया सूचना के बाद एक्शन में आ गई है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी मिशनों और सैन्य बेसों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने शॉर्ट नोटिस पर नॉन स्टॉप फ्लाइट्स के जरिए अपने B-52 स्ट्रेटेजिक परमाणु बॉम्बर्स के एक स्क्वाड्रॉन को भी खाड़ी देशों में तैनात कर दिया है। ऐसी रिपोर्ट है कि ईरानी परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर मोहसिन फखरीजादेह की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान समर्थित आतंकी हमला करने की फिराक में है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका से शक्ति का प्रतीक माने जाने वाले B-52 बॉम्बर से एक जोड़े को लुइसियाना के बार्क डेल एयरफोर्स स्टेशन से शॉर्ट नोटिस पर मध्य पूर्व के लिए रवाना किया गया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने इस रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए कहा है कि मध्य पूर्व में अपने दुश्मनों के आक्रामकता को रोकने
के लिए ये तैनाती की गई है। जी हाँ दोस्तों, इस हमलावर विमानों के साथ सऊदी अरब, कतर और यूएई के फाइटर जेट भी उड़ान भरेंगे। ऐसे में बड़ी खबर मानी जा रही है दोस्तों। और ईरान की तरफ से अब आगे किए जाने वाले हमलों को पूरी तरह से अमेरिका नाकाम करने वाली है दोस्तों। इसको लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की ओर चले तो रडार से बच सकने वाले पहले युद्धपोत का जलावतरण आज करेगी नौसेना की बढ़ेगी इससे ताकत। बता दें, नौसेना की ताकत को और मजबूती देने के मद्देनजर रक्षा के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम GRSE द्वारा प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित रडार की पहुंच से बच सकने वाले पहले युद्धपोत का जलावतरण सोमवार को होगा। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बताया है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे और उनकी पत्नी मधुलिका रावत हुगली नदी के किनारे स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स पर इसका जलावतरण करेंगी। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि परियोजना 17A के तहत GRSE विभिन्न खूबियों से लैस ऐसे 3 नौसेना पोत का निर्माण कर रही है। पहले पोत के जलावतरण के बाद यह विभिन्न परीक्षणों से गुजरेगा और इसमें अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे, जिसके बाद इसे नौसेना को सौंपा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो उन्होंने बताया कि कंपनी को परियोजना 17A के तहत 3 युद्धपोत निर्माण का ठेका मिला है, जिनकी कीमत 19,294 करोड़ रुपए है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि पहला युद्धपोत वर्ष 2023 में, जबकि दूसरा और तीसरा क्रमशः 2024 और 2025 में नौसेना को मिलने की उम्मीद है। ऐसे में दोस्तों, हमारी भारतीय सेना को इस युद्धपोतों के खेप बनने और मिलने के लिए कांग्रेचुलेशन जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और हमारी भारतीय सुरक्षा सिस्टम काफी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय होगी, अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। और खबर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है, जहां पर पूंछ में चल रही मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है दोस्तों, और साथ ही एक सहयोगियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बता दें, जम्मू कश्मीर के पूंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए हैं, तो वहीं उनके एक सहयोगी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है दोस्तों। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। बता दें कि मुगल रोड डुगरान इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद से सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान चलाया गया था। इसी दौरान खुद को घिरता देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद जवानों ने मोर्चा संभाला और मुठभेड़ शुरू हो गई। जी हाँ दोस्तों, इस मुठभेड़ में एक स्थानीय और 2 पाकिस्तानी आतंकी घिरे हुए थे, जिनमें से 2 को सुरक्षा बलों ने वहीं के वहीं मार गिराया और एक को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में दोस्तों, हमारी सुरक्षा बलों की ये बड़ी कामयाबी पर उनको धन्यवाद, बधाई जरूर दे दीजिएगा दोस्तों। और साथ ही जिस प्रकार से आतंकी घुसपैठ कर जाते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर में, इसको लेकर आपको क्या लगता है कि हमारी भारत की सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए दोस्तों? राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक राय भी हमारे भारत देश को बदल सकता है दोस्तों। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा हर देश विदेश की खबरों को तुरंत पाने के लिए। एक और खबर की अगर बात करें तो तुर्की राष्ट्रपति के कविता पाठ से भड़क गया है ईरान। कहा है कि एर्दोगन ने दिया देश के अल्पसंख्यकों को भड़काने वाला बयान। आपको बता दें, तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन ने अजरबैजान की राजधानी बाकू में सेना की विजय परेड देखने के दौरान अजारी ईरानी कविता पढ़ी, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ये कविता 19वीं सदी में रूस और ईरान के बीच अजरबैजान के बंटवारे को लेकर थी दोस्तों, जिस पर ईरान भड़क उठा है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस पर तुर्की के राजदूत को तलब कर लिया है। एर्दोगन ने कविता में कहा कि उन्होंने अरास नदी को बांट दिया और उसमें पत्थर व डंडे भर दिए हैं। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता, बल्कि उन्होंने हमें जबरदस्ती अलग कर दिया है। ईरान ने इसे अपने अंदरूनी मामलों में दखल देने वाली अस्वीकार्य टिप्पणी मानकर तुर्की के राजदूत से तुरंत स्पष्टीकरण देने को कहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पर आपको किसकी बात सही लगती है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर एक और खबर की बात करें तो
लद्दाख में गतिरोध पर बोले जयशंकर, कहा भारत को आज माने की हो रही है कोशिश, चुनौतियों से हम आगे निपटेंगे। जी हां दोस्तों, बता दें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि लद्दाख में पिछले 7 महीने से चाइना के साथ जारी गतिरोध में भारत को आजमाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारत इससे और मजबूत होकर उभरेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों से भी निपटेगा। लद्दाख में पिछले 7 महीने से चाइना के साथ गतिरोध चल रहा है। ऐसे में दोस्तों जयशंकर का ये बयान साफ दर्शाता है कि भारत अब चाइना को लेकर कितना सीरियस हो गया है दोस्तों, कितना गंभीर हो गया है। और भारत के इस गंभीर पने में अगर कोई भी देश आता है दोस्तों तो जाहिर सी बात है वो देश निपटा ही जाएगा। ऐसे में आपकी क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भारत को सबसे पहले दोस्तों पाकिस्तान को निपटाना चाहिए या चाइना को, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं आप लोग किसको सबसे पहले भारत के द्वारा निपटवाना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर बात करें तो अफगानिस्तान के कंधार में सेना की जवाबी कार्यवाही, 60 तालिबानी आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। बता दें अफगानिस्तान के दक्षिणी कंधार प्रांत में पिछले 72 घंटों के दौरान सुरक्षा बलों की ओर से चलाए गए अभियान में 7 आत्मघाती हमलावरों समेत 63 तालिबानी आतंकवादी मारे गए, जबकि 29 अन्य को घायल हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय ने रविवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ये जानकारी दी है। एनडीएस के मुताबिक तीसरी इकाई मोर्टार दल की ओर से तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया गया है। पिछले एक सप्ताह से कंधार प्रांत में अफगान सुरक्षा बलों और तालिबानी आतंकवादियों के बीच भीषण हिंसक झड़पें हो रही हैं। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 9 दिसंबर से अब तक 150 से अधिक तालिबानी आतंकवादी मारे गए हैं। जी हां दोस्तों, चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर अमेरिका में ट्रंप समर्थकों की दोबारा रैली, चुनाव परिणाम मानने को नहीं है डोनाल्ड ट्रंप तैयार। बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने वॉशिंगटन में शनिवार को फिर से रैली आयोजित की थी। दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव में हार के बावजूद ट्रंप समर्थक परिणामों को स्वीकार करने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है और परिणाम को बदलने के लिए अब तक प्रयास में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इससे 1 महीने पहले ट्रंप समर्थकों ने राजधानी में रैलियां की थी, जिसमें करीब 10,000 लोग शामिल हुए थे। लेकिन इस दौरान ब्लैक लाइव्स मैटर प्लाजा के करीब ट्रंप समर्थकों व स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई थी। दरअसल इन समर्थकों को ट्रंप अपनी गाड़ी में लेकर आए थे। इस क्रम में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में दायर ट्रंप का केस भी खारिज हो गया है। इसमें ट्रंप ने जो बाइडेन की चुनावी जीत में धांधली के आरोप लगाए थे। ऐसे में बता दें कि जिस प्रकार से शनिवार को वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने रैली आयोजित की है दोस्तों, ऐसे में फिर एक बार ट्रंप की रैली में झड़प देखने को मिली है दोस्तों। लेकिन पुलिस टाइम पर आकर के सबको दूर दूर कर दिया गया दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय है? और डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार से हार मानने को तैयार नहीं है दोस्तों, ऐसे में आप डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में खड़े हैं या डोनाल्ड ट्रंप को हार मान लेनी चाहिए? आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें तो क्या नेपाल के आखिरी राजा को गद्दी से उतारने में भारत का हाथ था दोस्तों? आइए आपको बताते हैं कि नेपाल में इन दोनों राजतंत्र की बहाली की मांग तेज हो गई है। प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथों में तख्ती है और वे आखिरी राजा ज्ञानेंद्र की तस्वीर वाली टी शर्ट पहने हुए हैं। साल 2008 में देश से राजशाही आधिकारिक तौर पर खत्म हुई। तब से राजा ज्ञानेंद्र काफी ऐशो आराम से भरी लेकिन गुमनाम जिंदगी बिता रहे थे। अब राजशाही वापस लौटाने के मांग के साथ वे दोबारा सुर्खियों में हैं। वैसे कथित तौर पर नेपाल से राजाओं का शासन हटाने में भारत ने बड़ी भूमिका अदा की थी। माना जाता है कि तत्कालीन राजशाही के जरिए चाइना की घुसपैठ रोकने के लिए भारत की खुफिया एजेंसी RAW ने काफी काम किया था। घटना 1989 से 90 के दौर की है। तब नेपाल की जनता के बीच लोकतंत्र की मांग धीरे धीरे उठने लगी थी। ऐसे में दोस्तों, ऐसे में नेपाल से राजाओं का शासन हटाने में भारत की बड़ी भूमिका थी दोस्तों। इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको नहीं लगता कि भारत सदाबहार दोस्त रहा है नेपाल का और नेपाल की बहुत मदद की है भारत ने? आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
मिलेगा। अगर एक और खबर की बात करें तो पाई पाई को मोहताज है पाकिस्तान, कर्ज के सहारे देश चला रहा है इमरान खान। 2019 से 20 में 10.5 अरब डॉलर का है लोन। जी हाँ दोस्तों, बता दें आतंकवाद का पर्याय बन चुके पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है। देश की अर्थव्यवस्था विदेशों से मिलने वाले कर्ज के सहारे चल रही है। धन की तंगी झेल रहे पाकिस्तान ने 2019-20 में विदेशी स्रोतों से कुल मिलाकर 10.447 अरब डॉलर का कर्ज लेने के अनुबंध किए गए। ये इससे पहले वर्ष के दौरान लिए गए 8.4 अरब डॉलर के कर्ज से 1/4 अधिक है। पाकिस्तान इन कर्जों के लिए बहुपक्षीय वित्तीय संगठनों और वाणिज्यिक बैंकों का सहारा लेती है। ऐसे में दोस्तों इस सर्वे और रिपोर्ट के जरिए बड़ा खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान सारा काम लोन के जरिए करती है दोस्तों, और पूरा का पूरा कर्ज में डूबी हुई है, और कर्ज भी इतना है कि उतरने वाला नहीं है। इसको लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? फिर भी इमरान सरकार को अकल नहीं आती है, इसको लेकर आप अपनी राय अवश्य दीजिएगा। एक और खबर की ओर चले तो पाकिस्तान में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा से तोड़ फोड़ की गई है दोस्तों। महाराजा रणजीत सिंह की लाहौर किले में स्थित एक प्रतिमा से तोड़ फोड़ की गई है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी है। जून 2019 में इस प्रतिमा का अनावरण किए जाने के बाद से यह दूसरा मौका है जब किले में स्थित मैं जिंदा हवेली में 19वीं शताब्दी के सिख शासक महाराजा सिंह की प्रतिमा को विरूपित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की ओर चले तो डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट पर अस्थायी तौर पर लगा दी गई है रोक। बता दें ट्विटर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। अमेरिका की न्यूज वेबसाइट द हिल ने अपनी रिपोर्ट में यह बड़ी जानकारी दी। आपको बता दें ट्रंप ने चुनावी धोखाधड़ी तथा हाल ही में टेक्सास मुकदमे के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सिलसिलेवार ट्वीट किया था, जिसे ट्विटर रेड चिन्ह शो कर दिया गया। इसके साथ ही ट्विटर ने ट्रंप के चुनाव से संबंधित ट्वीट को रीट्वीट करने वाले यूजर्स पर भी रोक लगा दी। ऐसे में ये बड़ी खबर थी दोस्तों। एक और खबर की ओर चले तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का भारत पर भरोसा कायम, वर्ष 2020 में किया रिकॉर्ड का निवेश। बता दें ये बड़ी खबर मानी जा रही है दोस्तों। एक और खबर की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल से खबर, जहां टीएमसी नेता कनिष्क पांडा पार्टी विरोधी टिप्पणी करने के आरोप में निलंबित हो गए। बता दें पश्चिम बंगाल में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस में बगावत के सुर तेज हो गए दोस्तों। पार्टी के कई नेता ममता बनर्जी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। इसी क्रम में पूर्वी मिदनापुर जिले से नेता कनिष्क पांडा के लगातार पार्टी विरोधी टिप्पणी करने के बाद उन्हें रविवार को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की अगर बात करें तो बिहार में बीजेपी का किसान सम्मेलन, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले आंदोलन में शामिल टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। बता दें केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रविवार को कहा कि आज अगर किसानों के आंदोलन की आड़ में भारत को तोड़ने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग पीछे होकर आंदोलन के कंधे से गोली चलाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। बख्तियारपुर में कृषि कानून के पक्ष में बिहार भाजपा की ओर से आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने यह बड़ी बात कह दी है दोस्तों। ऐसे में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की बात का आप समर्थन करते हैं, हाँ या ना? कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चले तो रोड शो के जरिए बंगाल में ममता दीदी को ललकारेंगे अमित शाह। राजनीतिक हिंसा के शिकार रहे बीरभूम में बीजेपी अब दिखाएगी बड़ी ताकत। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के हंगामेदार दौरे के बाद अब गृह मंत्री और पूर्व अध्यक्ष अमित शाह पश्चिम बंगाल जाकर ममता बनर्जी को ललकारने वाले हैं। पार्टी की बंगाल इकाई 20 दिसंबर को बीरभूम जिले में शाह के लिए रैली और रोड शो प्लान कर रही है। शाह 2 दिन के लिए बंगाल आ रहे हैं। 11 दिसंबर को दक्षिण 24 परगना जिले में डायमंड हार्बर जाते समय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पत्थरों से हमले के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं दोस्तों, उन पर पत्थरों से हमलेबाजी हुई थी। इसको लेकर अमित शाह जी ने ये बड़ा फैसला लिया है। ऐसे में दोस्तों क्या आप लोग इस बार बंगाल चुनाव में बदलाव देखना चाहेंगे दोस्तों? क्या बीजेपी की सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए।
बताइएगा, देखते कितने लोग ऐसा चाहते हैं। ऐसे में एक और खबर की बात करें तो हरिद्वार कुंभ मेले को लेकर खबर, जहां रेलवे शुरू करेगी 35 विशेष ट्रेनें, मोबाइल से ही टिकट बनवाएंगे रेलवे के कर्मचारी। बता दें वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले हरिद्वार कुंभ मेले को लेकर भारतीय रेलवे ने विशेष तैयारी शुरू कर दी है। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए रेलवे ने नए स्टेशन बनाने जा रही है। साथ ही 35 नई स्पेशल ट्रेनें भी शुरू करने वाली है। यात्रियों को स्टेशन पर ही रेलवे कर्मचारी मोबाइल से टिकट बनाकर दे सकेंगे। इसके लिए रेल कर्मियों को ब्लूटूथ प्रिंटर भी दिया जाएगा। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मेला कंट्रोल सिस्टम भी बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस बार कुंभ के मेले में जाने वाले हैं, वो कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, ताकि हम इससे जुड़ी जो भी खबरें होगी आपको सबसे पहले बताएंगे। दोस्तों एक और खबर की बात करें तो योगी आदित्यनाथ का किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान, जहां उन्होंने कहा है कि किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी के उद्घाटन व विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने ये किसान आंदोलन को लेकर बड़ी बात कही है। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चले तो खुला नौकरी का पिटारा, 10वीं पास के लिए मेरिट के आधार पर होगी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, और आपको भी भर्तियों में आवेदन करना है तो आपके लिए बड़ी खबर बता दें आपको कि अप्रेंटिस के 1004 रिक्त पदों के लिए ये आवेदन निकाले गए हैं। उम्मीदवार के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 9 जनवरी 2021 तय कर दी गई है। दोस्तों इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन मान्य होंगे। इन पदों पर नौकरी से संबंधित पूरी जानकारी जैसे जरूरी योग्यता, चयन प्रक्रिया, कैसे आवेदन कर सकते हैं, पदों का विवरण, यदि आपको इससे जुड़ी सारी जानकारी चाहिए दोस्तों IRCTC के अपने रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर जा सकते हैं दोस्तों, जो कि है www.rrchubli.in। जी हाँ दोस्तों, rrchubli.in। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस पर जाकर आप आवेदन कर पाएंगे और जानकारी भी ले पाएंगे। इससे जुड़ी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। आपकी डाउट को वहीं के वहीं क्लियर कर दिया जाएगा। ऐसे में ये थे अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर कर